स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेंटल हेल्थ से जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को। साथ ही इस वीडियो में उनका फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मानसिक विकारों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मानसिक विकार को। ठीक है, तो आज जो है वो मानसिक विकार का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। ठीक है, यानी इसको कितने भागों में बांटा गया है या कौन कौन से मानसिक रोग में प्रकार आते हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला साइकोसिस यानी मनोरोग, दूसरा स्नायु मनोरोग यानी न्यूरोसिस, साथ ही तीसरा जो होता है वो विशिष्ट विकार जिसे हम लोग स्पेशल डिसऑर्डर में रखते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला साइकोसिस, दूसरा न्यूरोसिस और तीसरा होता है स्पेशल डिसऑर्डर। ठीक है, जो साइकोसिस होता है उसमें भी 3 भाग होते हैं। पहला ऑर्गेनिक मनोरोग जिसमें डेलिरियम और डिमेंशिया आते हैं। दूसरा कार्यकारी मनोरोग जिससे सिंपल, हेबेफ्रेनिक, कैटाटोनी और पैरानॉइड, साथ ही रेसिड्यूअल और लेटेंट तथा एक्यूट एंड क्रोनिक मनोरोग आते हैं। साथ ही तीसरा जो होता है वो अनुभूति मनोविक्षिप्ति जिसे हम लोग एफेक्टिव साइकोसिस बोलते हैं, जिसमें मैनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर टाइप एफेक्ट डिसऑर्डर इसमें शामिल होते हैं। तो मानसिक रोग के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला साइकोसिस, दूसरा न्यूरोसिस, तीसरा स्पेशल डिसऑर्डर, जिसमें साइकोसिस के 3 भाग होते हैं। पहला ऑर्गेनिक मनोरोग जिसमें डेलिरियम और डिमेंशिया आते हैं। दूसरा होता है फंक्शनल साइकोसिस जिसमें सिंपल फंक्शनल साइकोसिस, हेबेफ्रेनिक फंक्शनल साइकोसिस, कैटाटोनी फंक्शनल साइकोसिस, पैरानॉइड फंक्शनल साइकोसिस, साथ ही रेसिड्यूअल और लेटेंट, साथ ही एक्यूट और क्रोनिक इसमें शामिल होते हैं। और अगला होता है तीसरा अनुभूतिक मनोविचित्ति जिसे हम लोग एफेक्टिव साइकोसिस बोलते हैं, जिसमें मैनिया और डिप्रेशन, साथ ही बाइपोलर जो टाइप के साइकोसिस होते हैं वो आते हैं। दूसरा जो होता है न्यूरोसिस, ठीक है, जिसमें एंजाइटी न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कन्वर्सन रिएक्शन, डिसोसिएटिव रिएक्शन, फोबिया, न्यूरोटिक डिप्रेशन, डिप्रेशन, साथ ही न्यूरोस्थेनिया इसमें आते हैं। ठीक है, जो मनोस्नायु मनोरोग होते हैं उसमें अधीर विक्षिप्तता, मनोवेग बाध्यता, रूपांतरण प्रतिक्रिया, प्रतिकारी प्रतिक्रिया, डर, स्नायुक अवसाद, अव्यक्तीकरण और तंत्रिकावसाद इसमें शामिल होते हैं। तीसरा जो होता है वो विशिष्ट रोग यानी स्पेशल डिसऑर्डर, जिसमें बाल्यकाल विकार जिसमें चाइल्डहुड डिसऑर्डर, यौन संबंधी विकार यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर और मानसिक मंदता इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हो गए मनो विकार, ठीक है, या मनोरोग विकार। अब हम लोग बढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया की तरफ। ठीक है, यानी विखंडित मानसिकता। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार ये इससे हर साल जो है वो एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, या तो लिख देगा विखंडित मानसिकता को परिभाषित करने के साथ साथ इसके जो चिन्ह और लक्षण है उसको भी निर्देशित कीजिए, साथ ही इसके नर्सिंग मैनेजमेंट को भी दर्शाइए, या फिर इसको किसी ना किसी तरह से इसको ये एक सवाल को उठाता ही उठाता है। ठीक है, इसमें से एक सवाल हर एक साल होता ही होता है हर एक राज्य के जो परीक्षाएं हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो होती है वो ऐसी मनोरोग स्थिति होती है जिसके कारण सोचने व समझने की शक्ति में अनियमितता तथा मनोरोग प्रेरक गतिविधियों में विकार पैदा हो जाती है, यानी उसके सोचने समझने की शक्ति में कमी आती है। साथ ही मनोप्रेरक जो गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जो मन को प्रेरित करती हैं, वैसे भी उनमें विकार पैदा होता है जिसके कारण अवबोधन और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विखंडित मानसिकता जो होती है उसमें मनोरोग संबंधित विकार उत्पन्न होती हैं जिसमें सोचने समझने की शक्ति में अनियमितता, साथ ही मनोप्रेरक गतिविधियों में भी विकार पैदा होती हैं। इसके कारण इसमें अवबोधन और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित हैं उसमें अवबोधन और व्यवहार पर भी इसमें प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बढ़ेंगे मानसिक विखंडता के चिन्ह और लक्षण की तरफ। जो मानसिक विखंडता है यानी सिजोफ्रेनिया है उसके क्या क्या साइन और सिम्टम है। तो पहला आधारभूतीय लक्षण में एक होता है एम्बिवैलेंस टाइप के जो चिन्ह उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति वस्तु तथा परिस्थिति के प्रति 2 परस्पर विरोधी भावनाएं, दृष्टिकोण अथवा विश्वासों का पाया जाना। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति में 2 अलग अलग भावना, दृष्टिकोण और विश्वास का पाया जाना। साथ ही स्वपरायणता जिसे ऑटिज्म बोलते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति दिवस्वपन या कल्पनाओं से प्रेरित विचारों से भरा रहता है। साथ ही वो बचपना दिखा सकता है। रोगी अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से अप्रभावित रहता है।
यानी उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि आसपास क्या घटना घटित हो रही है। तीसरा जो होता है वो होता है दुष्प्रभाव पड़ना, यानी इफेक्ट डिस्टर्बेंस, ठीक है। उसके मूड पे अनुपयुक्त, भावहीन तथा कुंद होता है। इच्छा शक्ति की गणना तथा दैनिक क्रियाओं का पालन करने की इच्छा इसमें शामिल होती है। साथ ही चौथा जो होता है वो विचारों की भिन्नता, जिसमें इसमें विचार जो होते हैं या चिंतन की जो विकार होती है वो इसमें शामिल हो जाती है। साथ ही दूसरा जो होता है वो पहले तथा दूसरे दर्जे के लक्षण, जिसमें कर्ट स्नेडर के अनुसार सिजोफ्रेनिया के रोगी में पहले और दूसरे दर्जे के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें श्रव विचार उत्तेजना तथा चर्चा करते हुए आवाज़ी, व्यंग करते हुए आवाज़ें, शारीरिक निष्क्रियता, विचार की वापसी, प्रसारण तथा निवेश, भ्रांतियों से संबंधित अवबोधन और अवबोधन के अन्य प्रकार, मूड का बदलना और भावनाओं का कुंद होना इसमें शामिल होते हैं। तीसरा जो होता है वो क्लिनिकल लक्षण, जिसमें चिंतन के विचार, बार बार असंबद्ध बातें या विचारहीन बातें या बातों को भूल जाएगा। साथ ही भावना का विकार भी इसमें आते हैं, व्यवहार का भी विकार आते हैं, जैसे गाली गलौज करना, हिंसक होना, उत्तेजित होना, ठीक है, या यौन संबंधित अति सक्रियता दिखाना, प्रबोधन के विकार तथा इच्छा के विकार इसमें शामिल होते हैं। साथ ही सक्रियता का भी प्रभाव इसमें पड़ता है, जैसे नकारात्मक या बेहोशी या उत्तेजना, ये सब इसमें शामिल होते हैं। साथ ही एकाग्रता पर भी इनमें विचार पड़ता है, जैसे ये अचानक से हंसने या रोने लगेंगे। साथ ही विचारों में ये डूबे हुए रहते हैं, ठीक है, और आसपास की स्थिति के बारे में इनको पता नहीं होता है। तो ये हो गया कुछ सिजोफ्रेनिया के साइन और सिम्टम। अगला है नर्सिंग प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें पहले बदले हुए भ्रांति या विचार को इसमें देखते हैं, जिसमें रोगी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं। दूसरा, एकाग्रता सुरक्षित होने तक रोगी के साथ रहते हैं। साथ ही रोगी के भ्रांति को सुनकर उसके व्यवहार के साथ उनके संबंध पता करते हैं। रोगी द्वारा प्रकट किए गए भ्रामक विचारों की उपेक्षा करते हैं। साथ ही प्रारंभिक अवस्था में भ्रांतियों की जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए। रोगी को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना चाहिए। दूसरा जो होता है वो परिवर्तित अवबोधन, जिसे भ्रम बोलते हैं, उसमें रोगी के साथ चिकित्सीय संबंध बनाए रखना चाहिए। साथ ही रोगी द्वारा भ्रमों के अनुभव को ध्यानपूर्वक नोट करना चाहिए। रोगी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आवाज़ों के बारे में छानबीन नहीं करना चाहिए। रोगी को बात करने और सक्रिय श्रोता बनने का मौका देना चाहिए। तीसरा जो होता है वह अंतःप्रेरक व्यवहार, जिसमें किसी भी हिंसक व्यवहार के लिए तैयार रहना, रोगी के अधिक निकट नहीं जाना। साथ ही रोगी के तनाव को घटाने के लिए उसका ध्यान किसी दूसरी ओर लगाना चाहिए। साथ ही रोगी के व्यवहार की सीमाएं निश्चित करना, रोगी को सुरक्षित पर्यावरण देना, साथ ही रोगी के निर्देशों के अनुसार दवाइयाँ देना, ये सब शामिल होती हैं। चौथा जो होता है वो उपचारात्मक आदेशों का न मानना, जैसे 5 अधिकारी का ध्यान रखना, दवाओं के प्रभाव और दुष्प्रभावों का अवलोकन करना, दवाइयों के बाद रोगी में आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करना, साथ ही व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, समूह साइकोथेरेपी, सामाजिक साइकोथेरेपी, बिहेवियर मेडिकेशन थेरेपी का नियोजन कर उन्हें लागू करना। पांचवा जो होता है वो भोजन करने से इनकार करने की स्थिति में रोगी को भोजन ट्रॉली के पास आकर लेने देना। साथ ही रोगी के पसंद के अनुसार भोजन देते समय पौष्टिकता का ध्यान रखना। यदि भोजन रोगी के घर से आया हो तो सबसे पहले उसे परिजनों को चखने के लिए कहना। साथ ही निश्चित करें कि रोगी ने पर्याप्त भोजन कर लिया हो और रोगी के भार का रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। ये हो गया कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें पहले बदली हुई भ्रांतियों या विचारों से संबंधित इसमें देखरेख किया जाता है। दूसरा, परिवर्तित अवबोधन या भ्रम की स्थिति में इसका चिकित्सीय देखरेख या नर्सिंग देखरेख किया जाता है। साथ ही अंतःप्रेरक व्यवहार में अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उसको भी हम लोग इसको में देखते हैं। साथ ही उपचारात्मक आदेशों का नाम मानने की स्थिति को भी हम लोग इसमें देखरेख करते हैं, और भोजन करने से इनकार भी इसमें आता है। अगला है विखंडित मानसिकता के कारण, ठीक है। जो भी विखंडित मानसिकता है उसके क्या कारण है, तो पहला अनुवांशिक कारण हो सकते हैं। ऐसे जो रोगी होते हैं वो माता पिता के द्वारा भी इसमें अधिक शिकार होते हैं। दूसरा जो होता है वह व्यक्तित्व, यानी जो पर्सनालिटी होता है उसमें भी डिसऑर्डर होने से सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होने की संभावना बहुत हद तक हो सकती है। साथ ही माता पिता और बच्चों के बीच जो संबंध है उसमें अगर उपेक्षा ज़्यादा हो रही है तो उस स्थिति में भी सिजोफ्रेनिया से ग्रसित होने का संभावना होता है। साथ ही सामाजिक अलगाव का शिकार अगर कोई व्यक्ति है तो उस स्थिति में सिजोफ्रेनिया होने का संभावना उसमें बहुत ज़्यादा होगा। अगर परिवार में विघटन, कमजोरी या प्रभावी या उग्र दृष्टिकोण रख रहे हैं परिवार के सदस्य, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के मानसिक रोग पे सिजोफ्रेनिया होने का संभावना बहुत हद तक बच जाता है। साथ ही ऑर्गेनिक कारण भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें दिमाग के तंतुओं, संक्रमण, चोट तथा विषाक्तता के कारण ये असमानता पैदा होती है। साथ ही जो मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस है उसके कारण भी इसमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ विखंडित मानसिकता के कारण, जिसमें अनुवांशिक कारण, व्यक्तित्व, माता पिता के और बच्चों के बीच संबंध, सामाजिक अलगाव, परिवार, ऑर्गेनिक कारण, चयापचयी तथा जीव रासायनिक विकार इसमें शामिल होते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके सिजोफ्रेनिया के प्रकार की तरफ, ठीक है।
तो इसमें पहला आता है साधारण सिजोफ्रेनिया। ठीक है, सिजोफ्रेनिया का जो टाइप होते हैं उसमें पहला जो होता है वो साधारण सिजोफ्रेनिया होता है, जिसमें हमला जो है धीरे धीरे होता है। यह स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाया जाता है, या इस रोग से जो ग्रसित होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुरुष होते हैं। इस रोग में भावनाएं, रुचि और सक्रियता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप अल्पकालीन भ्रांतियां पैदा हो, रोगी के अवास्तविक लक्ष्य भी इसमें हो जाते हैं। रोगी अपने नौकरी को बदलते रहता है, भावी फल अच्छा नहीं होता है, यानी आगे आने वाला जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गया साधारण सिजोफ्रेनिया। दूसरा होता है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, जिसमें हमला जो है वो बहुत अधिक तेजी से होता है। साथ ही यह किशोरावस्था में ही शुरू हो जाता है। इस अवस्था में सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, साथ ही रिग्रेशन, बच्चों जैसा व्यवहार, अनुपयुक्त प्रभाव, दैहिक भ्रम, बिना वजह हंसना, मुक्त तथा भ्रांति जैसी इसमें मनोविक्षिप्तियाँ पाई जाती हैं। सिजोफ्रेनिया के अन्य प्रकार की अपेक्षा व्यक्तित्व और आदतों का अधिक विघटन इसी में होता है। रोगी बिस्तर पर ही मल मूत्र का विसर्जन करता है और मूर्खों जैसा व्यवहार इसमें करता है। यानी हेबेफ्रेनिक जो सिजोफ्रेनिया है वो किशोरावस्था में शुरू होती है। साथ ही इसमें जो व्यक्ति जो होता है वो मूर्खों जैसा व्यवहार करता है। तीसरा जो होता है वो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, जिसमें स्त्री और पुरुषों दोनों में ये समान रूप से पाए जाते हैं। इसमें हमला उग्र या धीमा दोनों रूप से हो सकता है। इसमें जो विशिष्ट लक्षण है उसमें बेहोशी अथवा उत्तेजना शामिल होती हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला कैटाटोनिक बेहोशी और दूसरा कैटाटोनिक उत्तेजना। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होती है वो स्त्री तथा पुरुषों दोनों में समान रूप से पाया जाता है। ये उग्र अथवा धीमा हो सकती है। इसमें लक्षण जो होती है वो बेहोशी अथवा उत्तेजना की होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला कैटाटोनिक बेहोशी यानी स्टेप पर, और दूसरा होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना। चौथा जो होता है वो होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, जो 30 वर्ष की बाद की आयु में दिखाई देता है। यह सिजोफ्रेनिया का सबसे साधारण किस्म है, जिसमें चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि, नाराज, क्रोधी तथा शक्की स्वभाव का इसमें पाया जाना शामिल होता है। ठीक है, तो ये होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। अगला होता है उग्र सिजोफ्रेनिया, जिसमें अचानक हमला होता है। रोगी की चेतना पर भी इसमें प्रभाव पड़ता है। रोगी जो होता है वो स्वप्न जैसी दिशा में दिखाई देता है या दशा में दिखाई देता है। इसमें संदर्भ, अवसाद और भयभीत रहने की विचार पैदा होते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो मानसिक रूप से बहुत अधिक बीमार हो जाता है। तो ये होते हैं उग्र सिजोफ्रेनिया। अगला होता है लेट सिजोफ्रेनिया, जिसमें 40 वर्ष के बाद ये लगभग दिखाई पड़ते हैं, इसी कारण इसे लेट सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। अगला होता है बचपन और युवावस्था का सिजोफ्रेनिया, जो कि 5 से 14 वर्ष की आयु में ये दिखाई देना शुरू होते हैं। इसका हमला जो होता है उग्र तथा धीमा होता है। अगला होता है अवशिष्ट सिजोफ्रेनिया यानी रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, जो एक पुराना सिजोफ्रेनिया का प्रकार होता है। इसमें जो रोग है वो उग्र पक्ष के साथ लक्षण प्रकट होते हैं। अगला है स्किज़ोफेक्टिव सिजोफ्रेनिया, ठीक है, जिसमें आवर्ती घटना और प्रभावी लक्षणों के कारण ये पैदा होता है। इसमें बातों का भूल जाना, असहयोग की भावना, अवसादग्रस्त भ्रांतियाँ, साथ ही दोष की भावना, उन्मादी भ्रम इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और लास्ट होता है विक्षिप्ति आभासी सिजोफ्रेनिया यानी सीडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया, जिसमें रोग की संरचना का केंद्र सिजोफ्रेनिया होता है, लेकिन उपस्थिति लक्षण जैसे मानसिक बेचैनी की अवस्था, भय युक्त प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वह इन लक्षणों को सीडोन्यूरोटिक सिजोफ्रेनिया के शामिल होता है। ठीक है, तो ये कुल होते हैं 10 सिजोफ्रेनिया के टाइप। आगे बढ़ते हैं, अगला है चिकित्सीय प्रबंधन यानी मेडिकल मैनेजमेंट। तो पहला होता है अस्पताल में भर्ती करना। किसी भी तरह से अगर वो रोगी हत्या या आत्महत्या जैसी हिंसक प्रवृत्ति कर रहा है या ऐसे लक्षण दिखा रहा है तो उस स्थिति में तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। साथ ही फार्माकोथेरेपी यानी कुछ जो ड्रग्स होते हैं उसको दे के इसको ठीक किया जाता है, जिसमें एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, जिसमें पाइम जो 25 से 150 mg पर डे, साथ ही हैलीपेरिडोल 5 से 100 mg पर डे, क्लोरोप्रोमाजाइन 150 से 300 mg पर डे। यदि रोगी को नींद ना आए तो उस स्थिति में हाइपोनोटिक ड्रग्स भी इसमें दिया जाता है। इसमें फिजिकल थेरेपी जिसमें ईसीटी देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड तक इसमें दिया जाता है। ठीक है, ये तब दिया जाता है जब उग्र मनोविकारी मामले हो या आत्महत्या और नर हत्या की प्रवृत्तियां हो, साथ ही दवाइयों के प्रति प्रतिक्रिया न दिखाना या उत्तेजना और हिंसक व्यवहार दिखा रहे हैं या कैटाटोनी व पैरानोइड सिजोफ्रेनिया हो, तब ईसीटी दिया जाता है। साथ ही इसमें साइकोथेरेपी भी देते हैं, जिसमें परिवार चिकित्सा, वातावरणीय चिकित्सा, समूह चिकित्सा तथा व्यवहार चिकित्सा शामिल होते हैं। साथ ही इसमें पुनर्वास भी किया जाता है। ठीक है, यानी रोगी को सामाजिक तथा आर्थिक उपयोगिता की क्षमता को प्राप्त करने का इसका मेन उद्देश्य होता है पुनर्वास का, तो उसको भी दिया जाता है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।